कहते हैं किसी मुल्क और समाज को बर्बाद करना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। इसी 2 जुलाई को आईआईटी हैदराबाद के एमटेक के स्टूडेंट मार्क एंड्रयू चार्ल्स ने अपने हॉस्टल रूम के अंदर सुसाइड कर लिया और पीछे छोड़ गया अपना एक सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि मैं इस दुनिया के लिए एक बोझ हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और कोई जॉब मिलने की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया को अलविदा कहता हूँ। और फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे सैकड़ों केसेस आए दिन आप अपने आसपास देखते होंगे, पढ़ते होंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। लैंसेट रिपोर्ट कहता है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स फॉर यूथ एज्ड बिटवीन 15 to 29। मतलब ये कि पूरी दुनिया में इंडियन यूथ सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं जिनकी एज 15 साल से लेकर के 29 साल की है। तो सवाल आता है कि ये लोग सुसाइड करते क्यों हैं? ये लोग सुसाइड करते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब ये कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग इंडिया में रहते हैं। इस वक्त 9 out of 10 इंडियन इज सफरिंग स्ट्रेस। ये स्ट्रेस आता कहाँ से है? ये स्ट्रेस 2 वजहों से आता है। पहला, जॉब। एक स्टूडेंट बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, बहुत पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है, लेकिन अगर उसे टाइम पे जॉब न मिले तो स्ट्रेस में चला जाता है। अगर उसे जॉब मिल भी जाए और वो अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता तो स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरा कारण है एजुकेशन। एक स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, सबसे ज़्यादा सोसाइटी का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होता है। अगर यही सिचुएशन अगर एक्सट्रीम हो जाए तो वह इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो इसका ज़िम्मेदार है कौन? इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन का मतलब होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना, उसको सही और गलत में फ़र्क करने की तमीज़ पैदा करना। एजुकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इंसान को स्ट्रेस में डालना और उसे सुसाइड करने पे आमादा करना। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया किसने? इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? इन प्रॉब्लम्स की वजह क्या है और कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है? तो आइए इन सब को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पुराने ज़माने में अगर किसी को एजुकेशन हासिल करना होता तो वह एक गुरुजी के पास जाया करता था। गुरुजी उसको अपने पास रखते और उसे सब कुछ पढ़ाते थे, संस्कृत से लेकर के मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, संस्कृत से लेकर के मैथमेटिक्स, मेटाफिज़िक्स, फ़िलोसफी, आर्ट्स, कैलीग्राफी सब कुछ पढ़ाते थे। गुरुजी उसे उस वक्त तक फारिग नहीं करते जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो जाए अपने स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से। उस टाइम एजुकेशन का पर्पज़ ये होता था कि एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में सही और गलत को फ़र्क करना सीख जाए, एक इंसान को इंसानियत समझ में आने लगे, नेचर और रिसोर्सेज को अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करके वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। यही वो एजुकेशन का मकसद थे जिसकी वजह से आर्यभट्ट जैसे लोग इस दुनिया में पैदा हुए। ये सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा। इसी बीच यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो कंपनी को 3 तरह के लोग चाहिए थे। एक क्लर्क, दूसरे फैक्ट्री वर्कर्स और तीसरे मिलिट्री फोर्सेस, जो कंपनी को चला सके और साथ ही में इंडिया को गुलाम भी बना सके। तो इसके लिए उन्होंने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ये जिम्मेदारी दी कि आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप। तो इसके लिए उन्होंने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप एक ऐसा एजुकेशन मॉडल डिज़ाइन करो जिसके ज़रिए हम इंडिया के लोगों को बेसिक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में दे सकें। फाइनली यहाँ से मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत होती है। अंग्रेज़ अपना पर्पज़ सर्व करके इस मुल्क से वापस चले गए। आज़ादी के बाद हमने सेम एजुकेशन मॉडल को अडॉप्ट कर लिया
और उसको रिफॉर्म करने के लिए कई सारी बड़ी कोशिशें की गई। जैसे गांधी जी ने नई तालीम की शुरुआत की, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कई सारे न्यू इनिशिएटिव्स लिए। आगे चल के 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा बनाया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। मिड डे मील स्कीम लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। ऐसे कई बड़े अहम कदम उठाए गए। बावजूद इसके हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत ये है कि इस वक्त 50% से ज़्यादा 5th ग्रेड के स्टूडेंट 2nd ग्रेड का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन का सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश होता है, असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट बता रही है इस वक्त इंडिया में 83% जो इंडियंस पढ़े लिखे हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। सिर्फ 17% इंडियन हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है। इस वक्त 80% इंजीनियर्स वह इस लायक नहीं है कि वह जॉब कर सके, कंपनीज उनको हायर नहीं कर पाएगी। 98% MBA डिग्री होल्डर्स दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। सिर्फ 2% MBA होल्डर्स हैं जो सिर्फ जॉब करने के लायक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़ी कंपनियों का मालिक हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया के यूथ को हम हायर नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है वो उसको फुलफ़िल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सवाल आता है कि हम अपने बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं। रीज़न यही है कि जिसकी वजह से एक बड़ा सेक्शन यूथ का बेरोज़गार फिर रहा है, क्योंकि हमारे एजुकेशन में चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत दिनों पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि वी नीड टू चेंज आवर एजुकेशनल फ्रेमवर्क कम्प्लीटली। हमें अपने एजुकेशनल फ्रेमवर्क को कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के जो हमारे मुल्क में चैलेंजेस हैं, चाहे वह गरीबी के चैलेंजेस हों, चाहे वह बेरोज़गारी के चैलेंजेस हों, हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस वक्त इंडिया में कई सारे बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें 5 मेजर चैलेंजेस मैं आपको यहाँ बताऊँगा। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वह है रेट रेस सिस्टम। आज भी हमारे ज़्यादातर बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं बिना समझे हुए। दे आर लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एग्ज़ाम पास करने के लिए वो जैसे तैसे पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो रट रटा के पास तो कर जाते हैं, लेकिन उनका माइंड फॉर्म्ड नहीं होता, उनका फील्ड माइंड होता है, नॉलेज उनके दिमाग में भर जाता है, लेकिन उनका जहन खुलता नहीं है, जिसकी वजह से हालत ये होती है कि उनका रेशनल थिंकिंग डेवलप नहीं होता, क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं आ पाती और वह लॉजिकल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। पढ़ाई करने के बाद भी वह डम नज़र आते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है अंडर क्वालिफाइड टीचर्स। ज़्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल्स के अंदर में या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर में, वो डीमोटिवेटेड हैं, वह अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। क्योंकि उनसे अब बात कीजिए तो पता चलेगा 90% जो टीचर्स हैं वो टीचर क्यों बने हैं। उनका फर्स्ट ऑप्शन टीचर बनना नहीं था, वो बनना कुछ और चाहते थे। जब कहीं कुछ नहीं बनता है तो फाइनली वो टीचिंग अपना ऑप्शन चूज़ करते हैं। जब ऐसे लोग टीचर बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल की टीचिंग करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह है गैप बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। हमारी एजुकेशन कुछ और दी जा रही है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। क्योंकि अभी हम जिस फेज़ में जी रहे हैं ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ज़माना है, जहाँ पर सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, जहाँ पर डेटा की बात चल रही है, पूरा इंटरनेट कैप्चर कर चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें ज़रूरत कुछ और चीज़ों की है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ट्रेडिशनल मेथड में ही पढ़ाई हो रही है जो इंडस्ट्री को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। चौथा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ फंडिंग्स। गवर्नमेंट को जितना फंड करना चाहिए एजुकेशन पे उतनी ज़्यादा नहीं करती। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम US को देखें तो US अपने एक स्टूडेंट के ऊपर 30 मिलियन पैसे खर्च करता है एक साल के अंदर। हम उसका 1/4 भी अपने स्टूडेंट पर खर्च नहीं करते। जब पैसे खर्च नहीं होंगे एजुकेशन पे तो जाहिर सी बात है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हमारे यहाँ जो टीचर्स की कमी है वो फुलफ़िल नहीं की जा सकती, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम्स रहेंगी। जो 5वां और लास्ट प्रॉब्लम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वह है मीडियम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं वह इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज़ इस मुल्क से वापस चले गए, लेकिन फिर भी हम जो अंग्रेज़ी में पढ़ाई करना ही सबसे अहम बात समझते हैं।
क्योंकि हमें हमारे यहाँ के कोई इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता। तो हमारी लाइफ के कई डायमेंशंस होते हैं। हम सोचते किसी और लैंग्वेज में हैं, पढ़ाई किसी और लैंग्वेज में करते हैं और बातें किसी और लैंग्वेज में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूनिक पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती। जितने भी ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिन्होंने अपने मदर टंग पे काम किया और दे आर डेवलप्ड। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में ख़राबी है, तो सोल्यूशन के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। ये मुल्क हमारा है और ये मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सारा अधिकार, सारा पावर हमारे पास है। तो जिस तरह से हम दूसरे राइट्स, दूसरे अधिकार की बात करते हैं, उसी तरीके से हमें एजुकेशनल अधिकार की बात करनी पड़ेगी, डिमांड रखनी पड़ेगी अपने लीडर्स के सामने। हमारे आसपास कोई भी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हमें इस पर कोशिश करनी पड़ेगी सुधार करने की। हमें चाहिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करनी पड़ेगी कि वो ट्रेंड टीचर्स को हायर करे और नॉर्मल या अनक्वालिफाइड टीचर्स को एसोसिएट ना करे, जिससे वो हमारे एजुकेशन के जो म्यार हैं वो दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। टीचर्स को कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ये पूरा ज़माना डिजिटल का फेज़ का ज़माना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन को डिजिटलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। अवेयरनेस हमें ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन से जोड़ सकें। जब तक हम खुद इंडिविजुअल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ एक इंसान के चाहने से या गवर्नमेंट के चाहने से बदलाव नहीं आता। जब तक हम सब लोग नहीं चाहेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता। गवर्नमेंट किसी चाहने से बदलाव नहीं आ सकता, हम सबको चाहना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि इफ़ यू विश टू चेंज इन द वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। अगर हम इस दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हमारे जो हक़ हैं, हमारे राइट्स, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसको हमें ध्यान में रख करके अपने जनरेशन की फ्यूचर को संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाकर के एक हमारा नेशन बिल्डिंग होगा। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।